नमस्कार दोस्तों, मैं जवर सिंह पाल। आज का विषय है विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति। इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा अ, अक्टूबर 2018 में एक अध्यादेश पारित किया, यही आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत पाल, बघेल, गडरिया समाज को विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की सूची में शामिल किया गया। जब कोई जाति या समूह की कोई नई व्यवस्था से जुड़ता है तो इस जाति समूह के लोगों में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा रहती है कि हमें इससे क्यों जोड़ा गया, हमें इससे क्या लाभ होते हैं। इन्हीं प्रश्नों को आज सिलसिलेवार में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इन जनजातियों के इतिहास पर चर्चा कर लेते हैं। ये जनजातियां प्राचीन भारत से प्रचलन में है। ये हाईलाइट कब होती है? 1871 में। क्यों हाईलाइट होती है? क्योंकि ब्रिटिश शासन द्वारा इन जनजातियों पर क्रिमिनल ट्राइब्ड एक्ट 1871 लागू किया। ये एक्ट क्या था? तो मतलब इस एक्ट का मतलब है कि इन जनजातियों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो जीवन से लेकर मरण तक अपराधी घोषित किए जाते हैं। मतलब ये किसी गांव में जाएंगे तो सरपंच को इन्हें सूचित करना पड़ेगा कि सर हम इतने समय तक आपके क्षेत्र में रहेंगे। अगर शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो संबंधित थाने से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर इसी बीच में कोई घटना घटित हो जाती है तो इसका पूरा पूरा आरोप इन्हीं जनजातियों पर मढ़ा जाएगा। और लगभग लगभग 53 कंट्रियों पर ब्रिटिश शासन का राज्य रहा है या शासन किया है। भारत ही एक ऐसा देश था यहाँ एक लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं ये कितना गंभीर एवं खतरनाक है ये प्रदर्शित करता है। भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इन जनजातियों ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की नाक में दम कर रखा था। ये जनजातियां ब्रिटिश शासन से जुड़ी हुई संस्थाएं या जुड़े लोगों पर इतना जबरदस्त आक्रमण करती थी, हमला करती थी, उनको तहस नहस कर देती थी। वो घटना करने के बाद जंगल में भाग जाती थी। चूंकि जंगल इनका घर है इसलिए इनके घर में इनसे पार पाना मुश्किल है। ब्रिटिश सरकार का इन जनजातियों में कोई नियंत्रण ही नहीं था। इनको नियंत्रण में लाने के लिए ये एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा लाया जाता है। जब तक भारत में ब्रिटिश शासन राज्य रहा तब तक ये जनजातियां विकास से कोसों दूर रही। इस एक्ट के लागू होने के बाद लगभग लगभग 80 साल बाद 31 अगस्त 1952 को भारत सरकार द्वारा इस एक्ट से प्रभावित सभी जनजातियों को मुक्त कर दिया जाता है। जो जनजातियां मुक्त होती हैं वो विमुक्त जनजाति कहलाती हैं। अब बात करते हैं घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ शब्द कब से प्रचलन में आया। तो 1949 1950 में भारत सरकार द्वारा एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। उसका नाम था अयंगर कमेटी। इस कमेटी ने जांच पड़ताल में ये पाया कि कुछ जनजातियां तो ऐसी हैं जो बहुत जल्दी जल्दी अपना निवास स्थान परिवर्तित करती हैं। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो बहुत समय बाद अपना निवास स्थान परिवर्तित करती हैं। इसी आधार पर घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ को दो भागों में बांटने का सुझाव कमेटी ने भारत सरकार को दिया। तब से ये शब्द प्रचलन में है। जनजाति, जनजाति का मतलब, जन का मतलब होता है लोग और जाति का लोग होता है कुल या वंश। और इसका इंग्लिश में मतलब होता है ट्राइब्ड, मतलब जंगल में पहाड़ों में रहने वाले लोग, रहने वाले लोग। भारत सरकार का हमें शुरू से प्रयास रहा है कि इन जनजातियों को जल्द से जल्द विकास कर मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर यह प्रयास कर रही है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश राज्य घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण 1996 का गठन किया गया। 1996 में इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि इन जनजातियों की देखभाल, मॉनिटरिंग इस विभाग के द्वारा की जाए। 1911 में मध्य प्रदेश ने इसको अपडेट करते हुए विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विभाग का गठन किया, जिसका उद्देश्य था इन जनजातियों की मॉनिटरिंग करना या इनकी देखभाल करना। वर्तमान समय में भी यही विभाग इन जनजातियों की मॉनिटरिंग या देखभाल कर रहा है। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति में 51 मतलब 51 जनजातियां आती हैं। 21 जनजातियां ऐसी हैं जो विमुक्त जनजाति से आती हैं। 30 जनजातियां ऐसी हैं जो घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति से आती हैं। 30वें नंबर पर शब्द है धनगर। इसी शब्द के आधार पर या बिहाफ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में पाल, बघेल, गडरिया समाज को विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की सूची में शामिल किया। अब क्वेश्चन उठता है कि इससे लाभ क्या है। तो मध्य प्रदेश शासन का ये प्रयास है कि इससे जुड़े हुए जनजाति से जो भी लोग हैं, जैसे इनकी एक अलग से कॉलोनी बसाई जाए, मकान बनाए जाए, नाली बनाई जाए, सड़कें बनाई जाए, जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं रहती, सारी सुविधाएं देके कॉलोनी बनाई जाए और उनको वहां बसाया जाए। और इनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए स्कूल, छात्रावास, छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं
इन जनजातियों को शासन द्वारा प्रदाय की जाती है। जीवन यापन के लिए सरकारी पट्टे उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसी ढेरों सारी सुविधाएं हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन जनजातियों के लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मेरा इन जनजातियों में जो पहले से शामिल हैं, जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, पाल, बघेल, गडरिया समाज के लोगों से निवेदन है कि आप इन जनजातियों के प्रमाण पत्र बनवा लें। इस प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि आप विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की सूची में अगर प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो आप इनके सदस्य हो गए, पंजीकृत सदस्य हो गए या रजिस्टर्ड पर्सन हो गए। अगर शासन द्वारा कोई सुविधाएं प्रदाय की जाती है तो ऑटोमेटिक आपको ये सुविधाएं मिलने लगेंगी। अभी हाल ही में सुनने में आया है भारत सरकार भी भारी भरकम बजट और बड़ी सुविधाएं प्रदाय करने वाली है इन जनजातियों को। तो जो सुविधाएं मिलेंगी, जिनके पास ये प्रमाण पत्र है, ये सुविधाएं उन्हीं को मिलेंगी। तो जिन लोगों ने अगर ये प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं, कहीं ना कहीं वो एक्टिव लोग हैं। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम आलस कर रहे हैं या सोच रहे हैं हम बनवा लेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे कहावत लागू होती है कि प्यास लगी तब कुआं खोदन बैठे। तो मेरा उद्देश्य किसी को ये हर्ट करने का नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इस प्रमाण पत्र की महत्वता को प्रदर्शित करना है या बताना है। कुछ जगह से ये कंप्लेंट आ रही है कि सर हमारे प्रमाण पत्र नहीं भर रहे हैं या कुछ अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये बात सही है, कहीं कहीं तो बनना चालू हो गए हैं, कहीं कहीं यहाँ इस दुविधा या प्रॉब्लम आ रही है। तो जहां जहां ये प्रॉब्लम आ रही है वहां के लोग आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं या प्रयोग में ला सकते हैं। आरटीआई क्या है? इसका मतलब है लोक सूचना अधिनियम 2005। इसके तहत प्रत्येक जिला कार्यालय में एक सूचना इकाई रहती है, उसमें लोक सूचना अधिकारी बैठता है। आप आरटीआई फॉर्म फिलअप करिए और उसमें कारण लिखिए, जो आदेश 2018 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो लागू किया गया उसकी प्रति संलग्न करिए। 10 रुपए का या तो डीडी बनवा लीजिए बैंक से या फिर 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए डाकघर से, वो इसमें संलग्न करिए। और आप जमा करेंगे तो 30 दिन बाद जो एड्रेस, जो मोबाइल नंबर है, वो लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएगा। इसका जो भी दस्तावेजी खर्चा होगा वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये लोक सूचना अधिनियम 2005 आपको कहीं ना कहीं ये अधिकार प्रदान करता है कि लोक हित या जनहित से संबंधी जो भी दस्तावेज है आप संबंधित डिपार्टमेंट या विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। मैं जनहित शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जो आपका प्रमाण पत्र है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो शासन आपको सुविधाएं देती है, जो लाभ देती है, वो जो इसी प्रमाण पत्र के आधार पर आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाण पत्र जनहित से जुड़ा हुआ है। तो आपसे इससे संबंधित सारे दस्तावेज आपको मिल जाएंगे। अब जैसे आप कहीं तहसीलदार के पास जाते थे तो तहसीलदार कहता है कि हमारे पास आदेश नहीं मिला। तो स्वाभाविक है, तहसीलदार या एसडीएम को कोई जब तक आदेश नहीं मिलेगा तो वो कैसे प्रमाण पत्र बनाएगा? तो ये आदेश कहाँ से होगा? तो जो 2018 में जो आज शासन ने, मध्य प्रदेश शासन जो आदेश किया, उस सबसे प्रति लास्ट में है संभागाय आयुक्त में, आयुक्त या कमिश्नर, उनको प्रतिलिपि है। तो उनका दायित्व बनता है कि अपने संबंधित कलेक्टर को आदेशित करें और कलेक्टर का दायित्व बनता है कि अपने अधीनस्थ एसडीएम, तहसीलदार या आरआई पटवारी को आदेशित करें। तो आप ये देख लें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आप आरटीआई आयुक्त कार्यालय में भी लगा सकते हैं। 30 दिन में आप वो आदेश ले लीजिए जो आयुक्त ने कलेक्टर साहब को जो आदेशित किया है, आप वो ले लिए। तो कलेक्टर में आप अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो 30 दिन में आपको वो आदेश मिल जाएगा जो कलेक्टर साहब ने एसडीएम और तहसीलदार, आरआई वगैरह को आदेशित किया है। तो जहां प्रॉब्लम आ रही है उस आदेश को आपको सत्यापित मिलेगा। और बाई चांस जैसे आपने किसी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में आरटीआई लगाई, या तो वो आपको सत्यापित प्रति देंगे, सत्यापित सील लगा के, वो मतलब वैधानिक दस्तावेज है। और अगर नहीं होगी तो वो कारण देंगे कि हमने ये लागू नहीं किया, या अभी जो भी कोई कारण देना पड़ेगा उनको। तो जब कारण लिखेंगे, जब कोई लिखित में कोई कारण होता है तो कहीं ना कहीं अधिकारी के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो जो जो समस्या है कि जैसे अब कोई किसी कलेक्टर ने अपने जिले में अभी जो लागू नहीं किया, देखो कहीं ना कहीं ये सरकार की सुविधाएं जनजातियों को हो, किसी अधिकारी के कारण कहीं ये विलंब होता है तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी दोषी है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में डर होता है। तो आरटीआई के माध्यम से उनके ऊपर आप प्रेशर बनाकर या आप अपना ये प्रमाण पत्र वगैरह इजी गोइंग में बनवा सकते हैं। अभी
हाँ, एक चीज़ और आपको महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करूँगा कि इस अनुसूची में शामिल होने से पाल बघेल के गडरिया समाज के लोग ये ना समझें कि हम एससी एसटी समूह में शामिल हो गए। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो इन जनजातियों अनुसूचित जनजाति जैसे घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति जो कोई समूह है, उसमें एसटी एससी की भी जातियाँ हैं, एससी की भी जातियाँ हैं, ओबीसी की भी जातियाँ हैं। इन सभी जातियों को मिलाकर ये एक अलग वर्ग बनाया गया है, जो इसको एक अलग से शासन सुविधाएं प्रदान करती है। हाँ, इस आधार पर गडरिया समाज के लोगों का भविष्य में एससी एसटी में जाने का एक मजबूत दावा बनता है या पेश होता है। तो जब मजबूत दावा बनता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का प्रयास रहा होगा। तो ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य है जिन लोगों का मध्य प्रदेश में ये पाल गडरिया समाज के लोगों को इस समूह में शामिल कराने का जिन लोगों का प्रयास है या जिन लोगों ने प्रयत्न किया है, कहीं ना कहीं वो बधाई के पात्र है। मेरा भी उन लोगों को कहीं ना कहीं साधुवाद। और समाज के लोगों से भी कहूंगा, ऐसे लोगों को आप भरपूर समर्थन करिए, क्योंकि आप इनका समर्थन करेंगे तो इन लोगों को ऊर्जा प्राप्त होगी और ये लोग शासन पे कहीं ना कहीं दबाव डालेंगे, तो आपकी और भी जो ढेर सारी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी। जाते जाते बस मैं यही कहूंगा कि आप मिलके रहें, एक साथ रहें, एकता में ही विकास है। धन्यवाद।